नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। हम लोग एसएससी सीएचएसएल के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और जिसमें हम 7 सेट कर चुके हैं जो कि सीजीएल के प्रीवियस ईयर सेट्स है और हमने एक एक करके सातों सेट को बहुत अच्छे से किया है और आज हम लेकर आए हैं उसका 8वां सेट। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आगे और भी ऐसे सेट कराने वाले हैं और आपको पता है कि सीएचएसएल और सीजीएल की एग्जाम डेट आ चुकी है। तो इस वजह से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए और अगर मैथ से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है तो जरूर हमारे वीडियोस को देखते रहिए और अगर इसके बाद भी कोई समस्या आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम कोशिश करेंगे उसको पूरा करने की। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन लिया है हमने वो क्या कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ए जो हमको पता है ये हमको कितनी पता है, 20 सेंटीमीटर पता है। अगर ए 20 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का जो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए आपको 20 पता है तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए 400, तो ये काट दिया तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ये आपका चौथा ऑप्शन। कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे एक फॉर्मूले में वैल्यू उठा के रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलते क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 2 क्या कह रहा है। देखिए एक और बढ़िया अलजेब्रा का क्वेश्चन, एक एक करके सारे सवाल देखते जाइएगा, सारे क्वेश्चन देखते जाइए। आपको x + 1/x का वैल्यू जो पता है वो पता है 8। तो बड़े समझदार हैं, यहां से ये कह सकते हैं x² + 1 = 8x हो जाएगा और आपको जो चाहिए वो चाहिए 5/x² - 8x + 2, ये वैल्यू चाहिए आपको। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यहां पे, अगर हम ये कह दें कि हम x² + 1 को 8x रख देते हैं, x² + 2 है तो हमने इस x² + 1 को 8x रख दिया और एक हमारे पास 1 बच गया, ये तो ये से ये खत्म, ऊपर 5 और नीचे 1। तो फाइनली जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 5। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो फोर्थ ऑप्शन हो गया 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 5। बहुत आसान, फिर से समझ लीजिए, कुछ नहीं किया, x² + 1 का वैल्यू 8x निकाल लिया, वो हमने x² + 1 में रख दिया और एक 1 अलग कर दिया, उसका वैल्यू 8x से 8x खत्म, आंसर आपका 5 आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलते क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। देखिए एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित पाई चार्ट में वर्ष 2012 के दौरान विभिन्न राज्यों में पर्यटन पर एक देश के कुल खर्च, तो कुल खर्च जो दे रखा है वो उन्होंने दे रखा है 49,62,000, 49,62,000। कह रहा वर्ष 2012 के दौरान विभिन्न राज्यों में पर्यटन पर एक देश के खर्च को दर्शाने वाला चार्ट। ये पूरा एक चार्ट दे रखा है जिसमें जिस जिस देश ने जितना जितना खर्च किया है। हमसे पूछा क्या गया है, D1 और D4 पर खर्च की गई राशि D2 और D8 पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है। तो D1 और D4 अगर हम देखेंगे तो ये हो गई आपकी D1, ये D2, D3 और D4। D1 में आपका जो दिख रहा है वो दिख रहा है 12%, कुछ इसका फिगर जो है वो धुंधला सा आ रहा है, वैसे ये शायद 12% है, जो जितना मुझे समझ में आ रहा है। ये 11% है, ये 13% है और इसके आगे इस क्वेश्चन को स्किप करिए क्योंकि इसका जो थोड़ा सा फिगर है वो साफ दिख नहीं रहा है। मैं इसका पीडीएफ आपको दूंगा, आप एक बार खुद से करने की कोशिश करिए। D1 D4 का जैसे आपको पता है तो D1 और D4 का एक साथ जोड़ लीजिएगा, D2 और D8 को एक साथ जोड़ लीजिएगा और दोनों का अंतर करके 49,62,000 का उतना ही परसेंट निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये फिगर इन्होंने जो टाइपिस्ट है उसने सही से बनाया नहीं है, सही से टाइप किया नहीं है। मैं इसको देख पीडीएफ दूंगा इसकी, आप खुद से करिएगा अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि साइन ए का वैल्यू जो पता है, हमको पता है 4a/5। साइन ए का जो वैल्यू पता है वो 4/5 है और इसकी पीडीएफ अगर आप लोग चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसकी सारी पीडीएफ मिल जाती हैं, तो आप वहां से ले लीजिएगा। साइन ए 4/5 है, साइन बी जो पता है ये आपको 15/17 पता है और आपको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए साइन a - b का, साइन a - b का। अगर ये वैल्यू चाहिए तो अगर हमें पता है साइन a - b फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b माइनस कॉस a sin b। अब हमको इसमें इन सारी चीजों की वैल्यू चाहिए। देखिएगा करेंगे कैसे, बहुत आसान है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। साइन a आपको 4/5 पता है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। और अगर साइन बी आपको 15/17 पता है और 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है, तो जो कॉस बी होगा वो 8/17 हो जाएगा।
ऐसे ही जब आपको साइन ए 4/5 पता है तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, तो कॉस ए 3/5 हो जाएगा। अब आपको लगभग वैल्यूज मिल गई, साइन ए मिल गया, साइन कॉस भी कितना मिल गया आपको 8/17, माइनस जब आप कॉस ए देखेंगे तो कॉस ए कितना है 3/5, और साइन बी देखेंगे तो कितना है 15/17। फिर से देखिए किया क्या, आप आसानी से देख सकते हैं कि साइन बी मतलब लंब बटे कर्ण, अगर लंब बटे कर्ण है, अगर हमें आधार चाहिए, ये 15 ये 17 है, तो 8 15 17 एक ट्रिपलेट बनता है, तो ये हो गया आपका कॉस बी 8/17 ये, और ये हो गया आपका कॉस ए 3/5, जो कि बहुत आसानी से देख सकते हैं। 8 चौको 32, 15 3 45, 32 में 45 घटाएंगे तो माइनस का 13 और 17 5 85, माइनस का 13/85 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है माइनस का 13/25। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज उठा के रखेंगे और आपके आंसर आ जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दी गई तालिका का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका विभिन्न शहरों में विभिन्न सेवाओं के लिए ग्राहकों की संख्या दर्शाती है। अब इसने पूछा है किस सेवा में प्रति शहर ग्राहकों की औसत संख्या सबसे अधिक है। देखिएगा, यहां से समझने की कोशिश करिएगा। इसको करेंगे कैसे, सबका एवरेज निकालेंगे तो टाइम लगता है थोड़ा सा निकालने में। आप एक काम करिए, ऐसे सवालों में क्या करिए, एक एवरेज अपनी तरफ से मान लीजिए। जैसे मान लिया मैंने 200, तो ये देखेंगे ये प्लस 50 ज्यादा, तो ये माइनस 25 हो गया, और ये कितना हो गया प्लस का 150 हो गया। तो अगर आप ओवरऑल देख रहे हैं तो 200 में 25 घटाएंगे, एवरेज से 175 ज्यादा है वो देख ले रहे हैं इसमें। ये देखेंगे प्लस का 20 ज्यादा, माइनस का 10 और प्लस का 40, देखेंगे ये तो सिर्फ 50 ही ज्यादा हो रहा है। उसने पूछा सबसे ज्यादा कौन होगा, तो ऊपर वाला इससे ज्यादा है। ये प्लस 60 है और ये प्लस 70 है, तो ये 130 ज्यादा हुआ। ये प्लस 45 है, माइनस देखेंगे तो माइनस 15 है, और प्लस 130 है। अगर देखेंगे तो 130 और 45 175 है, ये प्लस 160 है। तो अगर आप देखेंगे एवरेज से सबसे ज्यादा ए वाला है, तो सबसे ज्यादा संख्या किसमें होगी, औसत संख्या, वो भी ए में होगी, क्योंकि जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस 175/3 इस तरीके से। तो हम कह रहे हैं कि सबको जोड़ के 3 से भाग देने से अच्छा है एक कोई बीच का वैल्यू, एवरेज वैल्यू अपनी तरफ से ऐसा मान लीजिए जहां से कैलकुलेशन इजी हो जाए। सबको जोड़ के नहीं करना पड़ेगा, और आपको बताना एवरेज किसका सबसे अधिक होगा, जिसका योग सबसे ज्यादा हो रहा होगा उसका एवरेज सबसे ज्यादा होगा। तो सबको जोड़ने से अच्छा है, देख लीजिए एक कोई 200 देखिए 250 350 और 175 को जोड़ेंगे टाइम लगेगा, लेकिन 50 150 25 को माइनस 25 को जोड़ेंगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक किसका है, ए का है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ए। चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है नीचे दिए गए तालिका का अध्ययन करते हुए आपको यह बताना है कि ऊपर दी गई तालिका के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस है। ये परीक्षण जो मतलब जांचें हुई हैं वो है, और ये पॉजिटिव केस है। तो आपको बताना है किस देश में पॉजिटिव केस किसके ज्यादा है। इटली में हो नहीं सकता क्योंकि 12% है, लेकिन टेस्टिंग कम हुई है। इसमें टेस्टिंग भी कम हुई है, और ये अब इसमें देखिए या तो यूएस में होगा या स्पेन में होगा। स्पेन में परसेंटेज भी कम है, टेस्टिंग भी कम है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यूएस हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान, सीधे से देख सकते हैं। मैंने हल भी नहीं किया है, आप हल करके देखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। यहां साफ साफ दिख रहा है, देखिए ये 14,000 है, 12% है। टेस्ट भी ज्यादा हुए हैं, पॉजिटिव केस भी परसेंटेज में ज्यादा है। ये 10,000 11% हो नहीं सकता, ये 12% है, लेकिन टेस्ट कम हुए। तो इस वजह से जो सही आंसर होगा वो यूएस हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आसान सा सवाल है, एकदम ऐसे ही करिए जैसे आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 3 और 5 से विभाजित। देखिए ऐसे सवालों में तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है, 2 3 और 5 तीनों से विभाजित देखनी है। देखो भाई ये आपकी 5 से विभाजित नहीं है, तो ये दोनों तो आंसर होने से रहे। अब ये 5 से नहीं, देखिए ये 5 से भी हैं, 2 से विभाजित है, तो इनमें से कोई एक संख्या होगी जो 3 से विभाजित नहीं हो रही होगी। काट के देखिए 5 4 9, ये कट गया 3 से, ये 6 कट गया, 7 7 14 6 20, ये नहीं कट रहा है 3 से, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही आंसर बचा जो सही हो सकता है, तीसरा ऑप्शन। कुछ नहीं करना है, 2 3 और 5 से। पहले देखिए सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो 5 से ही नहीं कट रहा। 5 का रूल ये कह रहा है कि लास्ट डिजिट 5 से डिविजिबल होना चाहिए, वो तो हो नहीं रहा है। फिर देखते हैं 2 से भी कट रहे हैं, ये 5 से भी कट रहे हैं। अब पक्का 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 3 का रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 8 क्या दिया गया था। एक ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन, कह रहा है ओ त्रिभुज PQR का अंतः केंद्र है। कह रहा है यदि POR 140 डिग्री है
तो बताना है कि पी क्यू आर कितना होगा। देखते हैं भाई एक अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये अंतः केंद्र है, पी क्यू आर का अंतः केंद्र ओ है। ये पी क्यू आर ले लिया और इसका अंतः केंद्र आपको पता है ओ है, यहां पे कोई पॉइंट ओ है। अब आपको बताना है ओ त्रिभुज पी क्यू आर का अंतर, यदि पी ओ आर 140 डिग्री है, पी ओ आर, ठीक है, एक बार इसके नाम थोड़े से चेंज कर देते हैं। ये हो गया आपका पी क्यू आर और ये ओ दे दिया, तो ये जो पी ओ आर पता है ये आपको पता है 140 डिग्री, क्योंकि अंतः केंद्र है 140 डिग्री है। तो यहां से एक मेरी बात समझिएगा कि अंतः केंद्र अगर दिया होगा तो अगर ये थीटा है तो ये हो जाता है 90 प्लस थीटा बाई 2। 90 प्लस थीटा बाई 2 जो आपको पता है वो 140 डिग्री पता है। ध्यान से समझिएगा कि अगर अंतः केंद्र ओ दे रखा है तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2। अब यहां से जब आप देखेंगे तो थीटा बाई 2 बराबर आ गया 140 माइनस 90 तो 50 डिग्री। थीटा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 100 डिग्री। और हमसे पूछा भी यही गया है कि पी क्यू आर का मान क्या होगा, तो पी क्यू आर थीटा लिया तो थीटा कितना आ गया 100 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 डिग्री। फिर से समझ लीजिए, कुछ मत करिएगा कि पी क्यू आर में ये ओ जो पता है ये अंतः केंद्र है, इन सेंटर है। अगर इन सेंटर है तो अगर आपको ये थीटा पता है तो ये 90 प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा, और 90 प्लस थीटा बाई 2 पता है हमको 140 डिग्री, तो थीटा बाई 2 हो जाएगा 50 डिग्री। तो जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 1/5 तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होगा। देखिए आपको जो पता है वो ये पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो पता है वो पता है 1/5। एक काम करते हैं कि हमको 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए ऊपर, तो हम एक बार इसका कॉन्जुगेट कर देते हैं। अगर कॉन्जुगेट करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा नीचे। जैसे ही आपने इसका कॉन्जुगेट किया तो ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बचा आपका 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये बचा नीचे आपका, ध्यान से समझते जाइएगा, ये बचा आपका बराबर 1/5। अब हमको एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कटता नजर आ रहा है, और ये जो बचा है हमारे पास साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू बचा 1/5। और हमको जो वैल्यू चाहिए वो जस्ट इसका अपोजिट दिख रहा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अगर हम इसको पलट देंगे तो आंसर मिल जाएगा, इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो 1/5 का अपोजिट जो होगा, जो रेसिप्रोकल होगा, वो कितना होगा 5। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन 5। बहुत आसान सवाल है, आसानी से किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि 10 क्या कह रहा है। यदि k प्लस 1 अपॉन के 3 है तो k क्यूब प्लस 1 अपॉन के क्यूब का मान क्या होगा। देखिए बहुत एक और बहुत सरल सवाल कि k प्लस 1 अपॉन के जो हमको पता है ये हमको पता है 3, तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k क्यूब प्लस 1 अपॉन के क्यूब। देखिए ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि जो आपको वैल्यू पता होती है इसका क्यूब करके इसी का 3 गुना इसमें घटा दिया जाता है। तो 3 का क्यूब माइनस 3 का 3 गुना, 3 इंटू 3 कर दें तो 27 में से जैसे ही 9 आप घटाएंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो 18 आ जाएगा, वो थर्ड ऑप्शन। कुछ नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रखा है कि 10th का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। बिल्कुल आराम से किया जा सकता है। चलते हैं अगले 11th नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है साधारण ब्याज पर 640 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में 832 रुपए हो जाती है। 2 वर्ष में 832 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज की समान दर पर 4 वर्ष में 860 रुपए कितने हो जाएंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर 640 832 हुए हैं तो मतलब यहां से जब आप ब्याज देखेंगे 2 साल का तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि 192 रुपए है 2 साल का। तो 1 साल का ब्याज जो आ गया वो 96 रुपए आ गया। अगर ब्याज की दर निकालनी है तो 1 साल का ब्याज बटे मूलधन जो कि 640 था इंटू कितना कर दिया जाए, 100 कर दिया जाए। 0 से 0 खत्म, 16 चौको 64, 16 छक्के 96, 60 बटे 4 से ब्याज की दर आ गई 15%। दर अगर 15% मिल गई तो 860 रुपए का, अगर 1 साल की ब्याज की दर 15% है तो 4 साल की 60% हो जाएगी। तो 60% निकाल के उठा के जोड़ दीजिए 860 में, वही इसका, या सीधे 160% निकाल दीजिए, सीधे 160। ब्याज की दर 15% है तो 4 साल का 60% हो गया,
तो अगर हम इसका 160% निकाल दें तो सीधे सीधे हमको ये पता चल जाएगा कि इसका अमाउंट कितना होगा। 16 छक्का 96, हासिल लग गया 9, 16 अट्ठे 128 और 9 137। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1376 रुपए। एक बार फिर से समझे 640 रुपए मूलधन था और 832 रुपए अमाउंट था। ये टाइम दे रखा था 2 वर्ष का। तो अगर ब्याज देखा 192 रुपए 2 साल का, तो 1 साल का 96 रुपए है कितने पे, 640 पे। तो वहां से हमको ब्याज की दर देखने को मिल गई कि 15% है। अगर 1 साल की ब्याज की दर 15% है तो 4 साल की 60% हो गई। अब हमें 860 का 60% निकाल के जोड़ दो या 860 का सीधे सीधे 160% निकाल दो, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1376 रुपए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि 12 क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी की आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 2:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच अनुपात 3:4 होगा, तो वर्तमान में बी की आयु क्या होगी। देखिए ऐसे सवालों को करने का सबसे बेहतर तरीका कि ए और बी की वर्तमान आयु जो है वो 2:3 के अनुपात में है। ये करंट एज है, वर्तमान आयु है। ए और बी की वर्तमान आयु पता है। अब आपसे ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद की जो इनको पता है वो पता है 5 वर्ष बाद की जो इनकी आयु का अनुपात है वो 3:4 होगा। अच्छा, इनके बीच में जो अंतर है वो 5-5 वर्ष का है, तो नीचे लिख लीजिए। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 3 तिरका 9, अंतर 1 का आ गया। ऐसे ही यहां से देखेंगे तो 5 हैं 15, 4 पंचे 20, अंतर 5 का। 1 का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो कह रहा है बी की वर्तमान आयु, तो ये 5 दूनी 10, 5 हैं 15, तो बी की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी, 15 वर्ष। ये इसका आंसर हो गया। कुछ मत करिए, ये सीधा सा तरीका है। कभी भी एज का क्वेश्चन आए जिसमें 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले, इस तरीके के क्वेश्चंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करिए। ये सबसे बढ़िया मेथड होता है इसको करने का। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए एक बहुत प्यारा क्वेश्चन दिख रहा है जहां पे ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो अब आपको इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो दे रखा है आपको 100 माइनस 99 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर, और इनका जो मान है क्या 50-50 होगा, ये आपको चेक करना है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से देखोगे तो ए माइनस बी हो जाएगा 100 माइनस 99, जिसको हम 1 कह सकते हैं, और a प्लस बी हो जाएगा 100 प्लस 99। इसका मल्टीप्लिकेशन ये तो 1 बन गया। ऐसे ही जब आगे देखेंगे तो एक 1 बन जाएगा और एक बचेगा 98 प्लस 97। ऐसे ही जब आगे बढ़ेंगे तो 96 माइनस 95 को देखेंगे तो एक तो 1 बन जाएगा, एक बन जाएगा 96 प्लस 95। तो अगर ये भी 1 है तो हमको कहीं ना कहीं एक सीरीज दिख रही है जो 1 तक जाएगी, है ना, 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 तक लास्ट में। तो अगर 1 से लेके 100 तक सबको जोड़ना है तो n प्लस 1/2 से जोड़ लें, 100 इंटू 101/2 से। जैसे ही आपने जोड़ा तो ये 50-50, तो पहला तो बिल्कुल सही है क्योंकि इसको जब हल कर रहे हैं तो 50-50 बन जा रहा है। कैसे बन जा रहा है ध्यान से समझिएगा। तो पहला वाला कथन जो हमको दिख रहा है वो तो सही दिख रहा है। फिर से दिमाग लगाइएगा कि किया क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत कठिन तो है नहीं, थोड़ा सा लेकिन है, टेक्निकली है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। कि आपने देखा 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया। जब a माइनस बी किया तो 100 माइनस 99 1 हो गया, और a प्लस बी किया तो उसको हमने 100 प्लस 99 लिख लिया। ऐसे ही जब 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर हुआ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 हो गया, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a माइनस बी तो 1 हो गया, तो a प्लस बी उठा के रख लिया और ऐसे करके पूरा सॉल्व कर लिया। तो जो आपका वैल्यू आ गया वो 50-50 ही आ गया। तो पहला कथन तो सही हो गया। अब दूसरा क्या पता है कि 8x प्लस 8y(x) का जो वैल्यू पता है हमें वो -16 पता है, जहां पे x इज लेस देन 0 कह रहा है कि जो x है वो 0 से छोटा है। चलो बहुत बढ़िया बात है भाई। तो और हमको बताना है x की पावर 197/1/x की पावर 197 का मान क्या 2 होगा। देखो यहां पे बहुत सीधी एक चीज बताऊं मैं आपको कि अगर x का वैल्यू हम -1 रख रहे हैं, अगर हम x की वैल्यू -1 रख रहे हैं तो ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर x की वैल्यू -1 रखने पे ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो यहां पे रखेंगे तो आंसर -2 आएगा, ना कि +2। तो जो सेकंड वाला कथन होगा ये गलत हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो इसका आंसर सही होगा, केवल फर्स्ट सही है तो थर्ड ऑप्शन को आंसर सही लगाएंगे कि जो केवल फर्स्ट सही है तो आंसर जो सही होगा वो कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 90 है, तो एचसीएफ क्या होगा। बहुत सरल सवाल है। 2, 3, 5 के अनुपात में है तीन संख्याएं, 2, 3, 5 के अनुपात में है तीन संख्याएं।
इनका एलसीएम 90 पता है, तो 2 3 5 का एलसीएम देखेंगे तो 15 हो रहा है, सॉरी 30 हो जाएगा। 2 3 5 का एलसीएम देखेंगे तो 30 की वैल्यू सवाल में कितनी पता है, 90। और हमें बताना क्या है, इनका एचसीएफ बताना है। तो इनका एचसीएफ 1 होता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू देखेंगे कितना होगा, 3। तो जो आपका एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3। बिना पेन चलाए आप इस सवाल का आंसर बता सकते हैं। कभी भी अननोन लेने की जरूरत नहीं है। जब एलसीएम एचसीएफ की बात करें, आपको ये पहली, दूसरी और तीसरी संख्याएं दे रखी थी। अगर आप इन तीनों का एलसीएम निकालने जा रहे हो क्वेश्चन से, तो वो आपको 30 दिख रहा है, और इस 30 का वैल्यू सवाल में जो आपको पता है वो 90 पता है। तो अगर इनका एचसीएफ देखेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन 3। ऑप्शन भी थर्ड है, आंसर भी 3 है। चलते हैं अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए एक ये सवाल दे रखा है, जहां पे कह रहा है दी गई आकृति में एक चतुर्थांश APCQ में एक वर्ग ABCD उत्कीर्णत है, मतलब इनबिल्ड है। यदि AB बराबर 16, जो AB दे रखा है वो 16 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। जो कवर्ड रीजन है उसका एरिया बताना है, और पाई का वैल्यू जो यूज करना है वो 3.14 आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे सवालों को करेंगे कैसे, मैं आपको बता दे रहा हूं। क्या पता है आपको, AB जो पता है, ये जो आपको AB पता है ये आपको 16 पता है। अगर AB पता है, अगर आपको ये सर्कल का 1/4 पार्ट दिख रहा है, तो आप πr²/4 लगाएंगे। इसमें πr²/4 लगाएंगे, माइनस इसमें से जो ये वर्ग का क्षेत्रफल है A², ये आपको लेस करना है, घटाना है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि अगर हम इसकी त्रिज्या देखेंगे, तो ये जो वर्ग का विकर्ण है वो कहीं ना कहीं सर्कल की त्रिज्या का काम कर रही है। तो वर्ग का विकर्ण जो 16 है, तो 16√2 हो जाएगा। तो जैसे ही आपने रखा पाई और r² करेंगे, तो 16√2 का स्क्वायर करेंगे तो 256 × 2 हो जाएगा, बटे ये हो गया 4 माइनस A² 256, ये भी हो गया। यहां से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 256 मिल रहा है आपको कॉमन ले लीजिए। बचा कितना, π/2 - 1। π/2 का मतलब 3.14/2 - 1। ये यहां से सॉल्यूशन करिए इसका, तो 256, और इसको जैसे ही आपने घटाया तो ये हो गया आपका 2 एकम 2, बचा आपका 2 एकम 2 के बाद 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1.57, और इसको घटाएंगे तो बचा 0.57। 0.57 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें, तो पक्की बात है 0.5 का मतलब 128 से ऊपर आएगा। सब 128 ऊपर तो गुणा कर लीजिए। 7 6 42 से लगा 4, 7 5 35, 4 39, 3 7 दूनी 14, 3 17। यहां से गुणा करेंगे, 5 6 30, हाथ से लगा 3, 5 25, 3 28, 2 5 दूनी 10, 2 12। ये हो गया 2, ये हो गया आपका 9, 8 7 15, हाथ से लगा 1 2 1 3 और 1 4, 145.92। अगर कोई एरिया दिख रहा है तो वही इसका आंसर सही होगा। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। फिर से समझिए, करना कुछ नहीं है। एक सर्कल का 1/4 पार्ट दे रखा है जिसमें एक स्क्वायर इनबिल्ड है। वर्ग की भुजा जो AB पता है वो हमको 16 पता है, और ये जो कवर्ड रीजन है ये वाला, इसका हमको एरिया चाहिए बचे हुए वाले पार्ट का। इसका हमको एरिया चाहिए कि इसका एरिया क्या होगा। तो हम क्या करें कि इस पूरे एरिया में से स्क्वायर का एरिया घटा दें, तो जो कवर्ड रीजन है उसका एरिया आ जाएगा। तो हमने क्या किया, सर्कल के 1/4 पार्ट में स्क्वायर का एरिया घटा दिया। तो पाई r जो रेडियस आपको पता है वो कितनी दिख रही है आपको, अगर भुजा 16 है तो हम इस वर्ग का जो विकर्ण होगा वो कहीं ना कहीं इस सर्कल के 1/4 पार्ट के लिए रेडियस का काम करेगा। तो वहां से 16√2 से हमने रेडियस निकाल ली, और वैल्यू पुट करके बहुत आसानी से, और पाई का वैल्यू 3.14 रखना था, रख के इसका आंसर देखा कौन सा ऑप्शन बचा, थर्ड ऑप्शन। एक बहुत अच्छा सवाल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 पे जो कह रहा है कि tan a + cot a जो पता है वो हमको पता है 2। तो कह रहा है, इसमें पूछा क्या गया है देखिएगा, ये कह रहा है कि tan a + cot a का वैल्यू जो पता है वो पता है आपको 2। tan a + cot a पता है 2। तो अगर tan a + cot a 2 कहां हो सकता है कि जब ये भी a का वैल्यू 45 हो, ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, तो ये 2 हो जाएगा। तो हमें पता चल गया tan a का वैल्यू 1 होगा और cot a का वैल्यू भी यहां कितना होगा, 1 होगा। और हमको चाहिए क्या, 2 ब्रैकेट में tan² a + cot² a, इसका वैल्यू हमको चाहिए 2 tan² a और cot² a। अगर हमें tan a का वैल्यू 1 पता है तो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, 1 1 ये 2 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 16 का वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि क्या कह रहा है। 17 नंबर देखिए कह रहा है एक कार को
2,78,000 रुपए का बेचने पर एक डीलर को 25% का लाभ होता है। यदि लाभ को घटाकर 18% कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए क्या दे रखा है आपको, 2,78,000 रुपए में बेच रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है। अब आपको बताना क्या है, 18% के लाभ वाला कीमत। तो 25% का लाभ मतलब 125 वाला वैल्यू पता है, और 18% का लाभ मतलब 118 वाला वैल्यू बताना है। तो अगर हमें 125 का वैल्यू 2,78,000 पता है तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,78,000 बटे 125, और हमको जो वैल्यू चाहिए वो 118 यूनिट का चाहिए ये। अब हमें इसको सॉल्व करना, तो पहले हम इसको क्या करें, 25 से काट लें। ये 25 पंचे 125, यहां से काटेंगे 25 एकम 25 बचा कितना 2, यहां हो गया 28, 25 एकम 25 बचा 3, 25 एकम 25 यहां से बच गया आपका 5, 25 दूना 50, ये हो गया आपका ये। अभी 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 के बाद आपका हो गया 5 दूनी 10, एक बचा 22 पंचे 110 बचा 1, 5 दूनी 10 और 5 को 20, ये आ गया 118 इंटू ये। चाहे तो इनका मल्टीप्लाई करके निकाल लें, चाहे तो इसका डिजिट सम देख लें। अगर डिजिट सम देखेंगे तो 2 3 6 4 10, इसका 1 आ गया, 8 2 10, इसका भी 1 आया, तो 1 इंटू 1 फाइनली 1 चाहिए हमको डिजिट सम। करके देख लेते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 4 3 7 2 9 यहां से खत्म, 6 2 8 2 10, इसका डिजिट सम 1 बन रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। ये 6 2 8 4 12 12 3 15 15 2 17 8 बन रहा है, ये नहीं हो सकता। 6 5 11 11 4 15 3 18 2 20 2 22, इसका 4 बन रहा है, ये नहीं हो सकता। 7 2 9 ये नहीं हो सकता, 4 3 7 2 9, इसका 2 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। तो आंसर पक्का क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन डिजिट सम से देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डिजिट सम लगा ले रहे हैं तो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 जिसका आपका आंसर आया फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि क्या कह रहा है। देखिएगा 18 नंबर कह रहा है, एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिकी और रसायन की विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 8:5:9 के अनुपात में। अगर इनमें 10%, 5% और 5% की वृद्धि का प्रस्ताव है तो वृद्धि के बाद पुस्तकों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए जो रेशियो पता है वो कितना पता है हमको कि 8 5 और 9। अगर रेशियो 8 5 9 है तो थोड़ी देर के लिए 800 500 और 900 मान लेते हैं। और वृद्धि किस किस अनुपात में की गई है कि 10%, 800 पे 10% वृद्धि कर दी गई तो 880 हो गई, 500 पे 5% वृद्धि कर दी गई तो 525 हो गई, 900 पे 5% वृद्धि हो गई तो 945 हो गई। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, काटा ये हो गया 17 25 85 बचा 176। हमको ये ऑप्शन दिख गया, आगे करने की जरूरत नहीं है, काटना चाहो तो काट सकते हो। 105 18 पंचे 90 5 9 45, तो जो आंसर हो गया वो फर्स्ट ऑप्शन पहले ही काटते ही समझ में आ गया था, क्योंकि 176 और किसी में था नहीं, तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि किसमें हो जाएगा, पहले ऑप्शन में। ऐसे सवालों में कोशिश करें कि जितना कम टाइम वेस्ट हो उतना अच्छा है। आप बहुत आसानी से कर सकते हैं कि ना के बराबर समय लगाइए। आपने 800 पे 10% बढ़ाया, 180, 5 से मुझे दिखा कि सब कट रहे हैं तो 5 से काट के देखा 176, जैसा कि एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में हो नहीं सकता। तो जो आपका आंसर हो गया वो 18 का कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है, ये देखिए 19 कह रहा है, सभी विषयों के कुल योग में सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए? कि अगर सभी विषयों का कुल योग करें तो सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए वो देखना है। तो जैसे ही आप देखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वैसे भी कर सकते हैं आप, और यहां से दिमाग भी लगा सकते हैं कि अगर देखेंगे तो 6 5 11 6 6 12 5 17 ये हो गया 170, 7 5 12 4 16 ये 170 और 16 186 इसके हो गए सभी विषयों के मिला के। ये कितने हो गए, 8 7 15 5 20 200 200 वो 8 8 16 2 18 218 इसके हो गए अगर आप देखेंगे। और आगे जब चलेंगे तो ये हो गया 6 4 10 10 4 14 140 ये हो गए, और 8 7 15 8 23 140 और 23 163 हो गए सी के। डी के देखेंगे तो 8 6 14 14 4 18 180 ये हो गए, और 8 और हो गए 188 हो गए डी के। अब आप आगे बढ़ेंगे तो जब आप आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा 74 7 7 14 5 19 190 ये, और 9 अलग से 199। तो जो सबसे ज्यादा दिख रहे हैं वो बी के दिख रहे हैं, लेकिन बी ऑप्शन नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए भाई कहीं कैलकुलेशन में, अच्छा सॉरी, सबसे कम किसने प्राप्त किया, तो सबसे कम जो आप देख पा रहे हैं वो 163 है सी के। तो जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मुझे लगा सबसे ज्यादा पूछता तो वो बी के थे, और सबसे कम पूछ रहा है तो वो किसके हैं, सी के। आप आसानी से देख सकते हैं 163 है सी के, जो कि सबसे कम हो गए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन सी। चलते हैं 20 देखते हैं कि 20 क्या कह रहा है।
कह रहे दी गई आकृति में ए बी बराबर डी बी और ए सी बराबर डी सी। इसकी आकृति दी नहीं गई है, मैं आपको बना के दे दे रहा हूं कि कैसे करके आकृति बनी है इसकी, है ना। एक इस तरीके की आकृति बनी हुई थी, है ना। ये अब आपको यहां पे दे रखा है ए बी बराबर डी बी, तो ये आपको ऐसे करके नाम दे रखे हैं ए सी और डी सी। अच्छा, ये दे रखे हैं ए बी सी डी, आपको ये दे रखा है ए बी बराबर डी बी। ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं और आपको पता है ए सी बराबर डी सी और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। अब आपको एंगल ए बी डी का मान 58 डिग्री पता है। ए बी डी मतलब ये वाला जो एंगल पता है ये 58 डिग्री पता है, 58 डिग्री ये पता है 58 डिग्री। और कह रहे हैं डी बी सी, डी बी सी मतलब एक यहां से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये जो डी बी सी है ये एंगल जो पता है ये पता है आपको 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। अब आपको पता है पूरा DCB पता है, ये आपको पता है 63 डिग्री, ये जो पता है ये 63 डिग्री पता है। और आपको DBC अगर हम देखेंगे, उसके बाद ACB जो पता है मतलब ये वाला जो एंगल पता है ये पता है y प्लस 15 डिग्री, y प्लस 15 डिग्री ये पता। और हमको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 2x प्लस 5y का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया हमसे, ये पूछा गया। तो दिमाग लगाइए कि क्वेश्चन करेंगे कैसे। अब आपको ये पूरा 58 डिग्री पता है ये, और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये दोनों साइड आपस में सेम है और ये आपस में सेम है, तो जाहिर सी बात है इनके एंगल्स भी सेम होंगे। तो यहां से अगर ये 58 डिग्री है तो इसका जस्ट आधा 2x माइनस 4 का भी जो वैल्यू आधा होगा 29 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहां से जब हम 2x देखेंगे तो वो हमको मिल गया 33 डिग्री। कितना मिल गया? 33 डिग्री। तो हमें 2x का वैल्यू मिल गया 33, वो रख दीजिए। आगे हमको चाहिए 5y। अगर ये 63 है इतना तो ये भी 63 होगा। तो अगर y प्लस 15 63 है, y प्लस 15 जो आपको पता है ये अगर आपको 63 पता है तो y का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 63 में 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 48। अगर y का वैल्यू 48 है तो 48 पंचे हो गया 240, 240 और 33 को जोड़ेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 273 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन। फिर से समझिएगा, कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा सा सवाल दे रखा है जहां पे आपको ये पूरा एंगल 58 डिग्री पता है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो यहां से अगर ये 58 है तो ये 29 हो गया, ये 63 है तो इसका आधा नहीं, ये इतना ही 63 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। और इसके हिसाब से आप पूरे क्वेश्चन को करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा 273 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि इसके आधे का वैल्यू 2x माइनस 4 को हमने 29 ले लिया है तो 2x 33 हो गया है। और यहां से जब आपने y प्लस 15 को 63 लिया है तो y 48 हो गया, वैल्यू उठा के रख दिए तो जो आपका आंसर आ गया 20वें का चौथा ऑप्शन हो गया 273 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहे हैं। दिमाग लगाने वाला एक एवरेज का क्वेश्चन जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। कह रहे हैं एक कक्षा में 49 छात्र हैं और उनका औसत वजन दे रखा है 39 kg, और कह रहे हैं उनमें से 7 जिनका औसत वजन 40 किलोग्राम है कक्षा छोड़ देते हैं और अन्य 7 जिनका औसत वजन 54 किलोग्राम है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। तो कक्षा का नया औसत वजन कितना होगा? देखो 49 बच्चों का जो एवरेज वेट था वो था 39 kg, ये था 49 बच्चों का। अब जो 7 बच्चे निकल के गए हैं उनका एवरेज वेट था 40 kg, और जो 7 आए हैं ये निकल के गए हैं, जो 7 आए हैं उनका एवरेज वेट है 54 kg। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि एक आदमी जो आया है वो 14 किलो वजन ज्यादा लेके आया, तो 7 लोग 98 kg वजन ज्यादा लेके आए होंगे, और ये 49 लोगों के पास जाएंगे तो पूरे क्लास का जो एवरेज होगा वो 2 बढ़ जाएगा। 39 से 2 बढ़ा देंगे तो जो एवरेज हो गया वो 41 हो गया। फिर से समझिएगा, कुछ भी नहीं करना, एक सिंपल सा सवाल है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। 49 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट पता था वो 39 पता था, 7 लोग जो क्लास छोड़ के जा रहे हैं वो 40 kg वाले, और जो 7 नए आ रहे हैं वो 54 kg। मतलब हर एक नया आदमी पुराने वाले से 14 किलोग्राम ज्यादा वेट लेके आ रहा है। एक आदमी अगर 14 ज्यादा लेके आ रहा है तो जो 7 नए लोग आए हैं वो 98 kg ज्यादा हैं पहले वालों से। अगर 98 kg ज्यादा है और इनको पूरे 49 लोगों के साथ एडजस्ट करेंगे तो एवरेज 2 बढ़ेगा। 39 था, 2 बढ़ा देंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा? 41 kg। ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहे। कह रहा एक दुकानदार 2750 रुपए के अंकित मूल्य वाली घड़ी पर 2 क्रमिक छूट देता है। यदि पहली छूट 10% है और ग्राहक घड़ी को 2103 रुपए 75 पैसे के भुगतान पर बेचता है
तो दूसरी छूट बतानी है कितनी होगी। तो देखिएगा क्या करना है कि आपको पता है कि घड़ी की कीमत 2750 रुपए थी और 2 डिस्काउंट के बाद कीमत हो गई है 2103 रुपए 75 पैसे, मतलब सेलिंग प्राइस 2 डिस्काउंट के बाद। पहला डिस्काउंट आपको पता है कि 10% है। 10% का मतलब होता है 10 से 9। दूसरे डिस्काउंट का परसेंटेज इसको सॉल्व करते ही आ जाएगा। दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, इसको जैसे ही आपने काटा तो 9 दूनी 18, बचा आपका 3, 9 तेईं 27, बचा फिर से 3, 33 हो गया, तो 9 तेईं 27, बचा 6, 9 सत्ते 63 और 9 पना 45। जैसे ही आपने देखा ये 25 से कट रहा है तो 25 एकम 25, 25 एकम 25 के बाद बचा 11, इसको काटेंगे तो 25 नौइयां 225, 25 नौइयां 225 के बाद बचा 8, तो 25 तेईं 75, 75 के बाद बचा 12, 25 पंचे 125। दशमलव हटाइए, 2 जीरो बढ़ा लीजिए। अभी ये 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 22 पंचे 110, 220, इसको 5 से काटा 18, 187। अब आप यहां से डिस्काउंट देख रहे हैं तो ये डिस्काउंट हो रहा है 33 रुपए का 220 पे इंटू 100। तो ये जो दूसरे डिस्काउंट का परसेंटेज आ गया, 0 से 0 खत्म, 11 दूनी 22, 11 तेईं 33, 2 पंचे 10, 5 तेईं 15। तो दूसरे डिस्काउंट का जो परसेंटेज आ गया वो आ गया 15%, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे ही करना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक सवाल इस पे बताया था कि अगर आपको एक डिस्काउंट पता है दूसरा निकालना है तो आप ऊपर एमआरपी और सेलिंग प्राइस को रख के एक डिस्काउंट, अगर 2 डिस्काउंट पता है तीसरे को निकालना हो तो भी सेम तरीका ही यूज करते हैं और आप आसानी से निकाल लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2 ट्रेनें पी और क्यू स्टेशन एस और टी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। उनके मिलने के बाद टी और एस तक पहुंचने में ट्रेन पी को 4 घंटे 48 मिनट और क्यू को 3 घंटे 20 मिनट लगते हैं। अगर पी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है तो क्यू की चाल क्या होगी। देखिए ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल, कि ऐसे सवालों में क्या बताया जाता है, S1/S2 बराबर रूट ऑफ T2/T1। जब मिलने के बाद एक दूसरे के घर पहुंचे, ऐसे रूट ऑफ T2/T1। तो S1 मुझे P की चाल पता है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, S2 हमको Q की चाल चाहिए। तो हमको Q द्वारा लिया गया समय 3 घंटे 20 मिनट को अगर हम 3 घंटे 20 मिनट को लिखेंगे तो 200 मिनट लिख सकते हैं, और 4 घंटे 48 मिनट को लिखेंगे तो 288 मिनट लिख सकते हैं। यहां से जैसे ही इसको आपने हल किया, 2 से काटा 100, ये 144, 100 144 को जैसे ही आप हल करेंगे तो आप लिख सकते हैं 10 और 12, या काट के लिख सकते हैं 5 और 6। ये आपको 45 बटे S2 निकालना है, तो 5 एकम 5, 5 नम 45, और S2 जो मिल गया आपको 9 छक्का कितना मिल गया, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इसकी Q की चाल आ जाएगी जो कि आपको 4th ऑप्शन में दिख रही है। फिर से जब भी कभी मिलने के बाद ये लोग एक दूसरे के घर जाएं तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इनकी स्पीड के रेशियोज बनते हैं S1/S2 बराबर रूट ऑफ T2/T1। मतलब मिलने के बाद जब एक दूसरे के घर जाए तो P और Q, S और T से जब बीच में कहीं मुलाकात हुई, फिर P चला गया S की तरफ, सॉरी T की तरफ, और Q चला गया S की तरफ, तो इस वजह से जो केस बना वो वही केस बन गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज XYZ के परिकेंद्र L से भुजा YZ पर लंब खींचा गया, तो XYZ 60 डिग्री है, तो YLM का मान बताना है। चलिए बना लेते हैं फिगर। क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज XYZ के परिकेंद्र, ये बना लिया त्रिभुज XYZ के परिकेंद्र, परिकेंद्र L से भुजा YZ पर, ये मान लिया इसका परिकेंद्र L है और इससे भुजा YZ पर एक लंब खींचा गया। यदि कोण YXZ मतलब ये जो एंगल पता है ये 60 डिग्री पता है, तो हमको YLM का मान चाहिए, मतलब हमको ये वाला मान चाहिए कि ये कितना होगा। अच्छा, परिकेंद्र कह रहा है, परिकेंद्र होता क्या है कि ये देखिए, ये मतलब ये इसका परिकेंद्र, तो ये अगर ऐसे करके बना हुआ है और ये इसका केंद्र है, तो अगर ये परिधि पर बना कोण 60 डिग्री है तो केंद्र पे बना पूरा कोण जो हो जाएगा वो 120 डिग्री हो जाएगा। और ये इसने लंब खींचा है तो ये 90 डिग्री होगा, पक्की बात है। और ये जो एंगल ये जो देख रहे हैं, ये दोनों, ये और ये आपस में बराबर होंगी क्योंकि रेडियस है, ये एंगल आपस में बराबर हो गए। तो अगर ये पूरा 120 डिग्री है तो ये जो मिल जाएगा ये कितना मिलेगा, 60 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। फिर से देखिएगा, ये 60 डिग्री है तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होगा। अगर 60 है ये तो 120 हो जाएगा। अब ये एक आपने 90 बना दिया, तो अब अगर आप चाहेंगे तो इसको 60 60 में बांट लीजिए, क्योंकि ये दोनों रेडियस है तो आमने सामने के कोण तो बराबर ही होंगे।
तो बराबर होंगे, तो ये अगर 120 था तो ये भी 60 होगा और ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। ए बी से 40% कम कार्यकुशल है। ए बी से 40% कम कार्यकुशल है। ए जो बी से 40% कम कार्यकुशल है, 40% का मतलब होता है 2/5। ए बी से 40% कम कार्यकुशल है, तो ये रेशियो बन गया, ये इनकी एफिशिएंसीज के रेशियो बन गए। ए बी से 40% कम कार्यकुशल है। कह रहा है ए अकेले, ए और बी मिलकर 50 दिन में करते हैं। एक दिन में 8 कर रहे हैं और 50 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, तो 8 × 50 ये टोटल वर्क हो गया। कह रहा है ए अकेले 60% काम कितने दिन में करेगा। ए अकेले अगर पूरा काम करना होता तो इतना दिन लगता, 60% का मतलब 3/5। तो ये 3 से 3 खत्म, 5 से काट दिया 10, 10 8 80 दिन में ये पूरा काम कर देगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80 डेज, 80 दिन। फिर से देखिए, कुछ भी नहीं करना है, जैसे आपको बताया गया उस तरीके से करिए। ए की कार्य क्षमता बी से जो हो गई वो 40% कम होगी, इसकी 5 है तो इसकी 3 हो जाएगी। दोनों मिलके अगर देखेंगे 50 दिन में कर रहे हैं तो टोटल वर्क 8 × 50 40 आ गया। अब हमें इसका 60% काम मतलब 3/5 काम कराना है, वो भी ए से। तो ए की एफिशिएंसी 3 रख दी, तो टोटल काम कितने दिन में हो जाए, मतलब ये ए अकेले इसको कितने दिन में करेगा, 80 दिन में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन, जो कि मैंने एक एक करके कोशिश की है कि जिसको बहुत अच्छे तरीके से समझाएं। अगर आपको इनको समझने में कोई भी समस्या हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।